नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, अर्थात छोटी आंत के बारे में। गाइज, आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में छोटी आंत से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम भैया वो क्वेश्चन थ्योरी की सहायता से आपको करवाने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर के एंड तक देखते हो तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको छोटी आंत के बारे में किसी अन्य जगह पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन। हेडिंग क्या लगानी है भैया आपको? स्मॉल इंटेस्टाइन अर्थात छोटी आंत। छोटी आंत गाइस, छोटी आंत के बारे में हम जिस चैप्टर में पढ़ते हैं भैया, उस चैप्टर का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र। उस चैप्टर का नाम क्या है भैया? डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भैया ये पाचन तंत्र क्या है? तंत्र कहा जाता है, सिस्टम कहा जाता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को, अंगों के समूह को ही सिस्टम कहा जाता है, तंत्र कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हम ऐसे अंगों के समूह के बारे में पढ़ते हैं जो पाचन में सहायक होते हैं। किसके पाचन में? भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। तो ऐसे अंगों का समूह है जो भोजन के पाचन में सहायता करते हैं या सहायक होते हैं, ऐसे अंगों के समूह को कहा जाता है भैया डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। इतनी बात क्लियर है? तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है भैया, इस स्मॉल इंटेस्टाइन का भोजन के पाचन में क्या योगदान है, इसके कितने भाग होते हैं, इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, वो सभी चीजें मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले आपको याद रखना है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भैया एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा भाग है। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा भाग है। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा भाग है। अब बेटा यहां से आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में कहा जाता है आहार नाल। अब ये आहार नाल क्या है? तो भैया ये ऐसा पाइप है जिससे होकर आपका भोजन गुजरता है। मैंने क्या कहा? ऐसा पाइप जिससे होकर हमारा भोजन गुजरता है। हमारा भोजन गुजरता है, ऐसे पाइप को कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल। जब आप भोजन खाते हो तो सबसे पहले भोजन खा जाता है आपके मुख में, खा जाता है भैया आपके मुख में। तो इस आहार नाल की शुरुआत होती है आपके मुख से, और मुख के बाद में भोजन कहाँ जाता है? आपकी भोजन नली में। भैया आपकी भोजन नली में ही तो जाता है, और भोजन नली से आपका भोजन कहाँ जाता है? आपके आमाशय में। आमाशय का मतलब आपके पेट में। और पेट से भोजन कहाँ जाता है? पेट से भोजन जाता है भैया छोटी आंत में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। और छोटी आंत से आपका जो भोजन जाता है भैया वो जाता है बड़ी आंत में। वो जाता है बड़ी आंत में। और बड़ी आंत से जो भोजन जाता है वो जाता है भैया एनस यानी कि गुद्दा वाले भाग में, जिसे आप मल द्वार भी कहते हो, जिसे आप मल द्वार भी कहते हो या फिर एनस भी कहते हो। तो मैंने कहा कि आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल एक ऐसा पाइप है जिससे होकर आपका भोजन गुजरता है। जब आप भोजन का सेवन करते हो तो सबसे पहले जो भोजन जाता है वो जाता है आपके मुख में, और मुख के बाद में बेटा एक पाइप होता है जिससे भैया भोजन, मुंह का भोजन आपके पेट तक पहुंचता है। उस पाइप को कहा जाता है भोजन नली या फूड पाइप। और भोजन नली से भोजन खा जाता है आपके पेट में जाता है, पेट से छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत से जो आपका मल होता है वो भैया एनस या मल द्वार
या फिर गुद्दा द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है, या आप ये कह सकते हो कि जो अपशिष्ट पदार्थ बचा है बेटा आपके भोजन का, वो आपके शरीर से बाहर निकल जाता है इस मल द्वार की सहायता से, इस एनस वाले भाग के द्वारा या फिर इस गुद्दा वाले भाग के द्वारा। अब इस वीडियो में हम जो पढ़ रहे हैं भैया वो छोटी आंत के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि छोटी आंत का क्या योगदान रहता है भैया भोजन के पाचन में। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, यानी कि ये जो पाइप है जिससे होकर आपका भोजन गुजरता है, इन सभी में भैया जो सबसे बड़ा भाग है एलिमेंट्री कैनाल का, वो है आपका छोटी आंत। तो मैंने यहां पर लिखा है कि एलिमेंट्री कैनाल का ये सबसे बड़ा भाग होता है भैया कौन, छोटी आंत। बोलो क्या आपको समझ में आया ये बात? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए भैया, यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके भैया, मिटा देता हूं मैं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया ही होगा। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है? दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इसकी लंबाई कितनी होती है भैया छोटी आंत की। भाई इस छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? पहला पॉइंट क्या था कि ये आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। दूसरा पॉइंट इसमें आपको याद रखना है कि इस छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो इसकी लंबाई होती है भैया 6 से 6.5 मीटर। 6 से 6.5 मीटर कितनी होती है भैया? 6 से 6.5 मीटर होती है। आप एवरेजन लिख सकते हो 6.5 मीटर, 6.5 मीटर लिख सकते हो आप एवरेजन 6.5 मीटर। और इसका व्यास कितना होता है भाई? इसका व्यास कितना होता है? तो व्यास होता है 1 से लेकर के 1.5 इंच का। इसका व्यास कितना होता है? 1 से लेकर के 1.5 इंच का होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो 6.5 मीटर होती है, ठीक है। और व्यास कितना होता है? तो 1 से 1.5 इंच का होता है। इतनी बात क्लियर है? ओके गाइज, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला भाग कौन सा है? तो डुडेनम है भैया, जिसे आप अंतःग्रहणी भी कहते हो, अंतःग्रहणी। दूसरा जो भाग होता है वो होता है भैया जेजुनम, और तीसरा जो भाग होता है वो होता है इलियम। अब यहां से ध्यान से समझना बेटा, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो डुडेनियम वाला भाग होता है ये आपके पेट से जुड़ा हुआ होता है, पेट से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि छोटी आंत का वह भाग कौन सा है जो आपके पेट से जुड़ा हुआ होता है, तो वो भाग है भैया डुडेनम, ठीक है, अंतःग्रहणी वाला भाग। बीच वाला भाग कौन सा है छोटी आंत का? तो भैया बीच वाला भाग है भैया जेजुनम। और इलियम वाला भाग जो होता है ये आपके बड़ी आंत से जुड़ा हुआ भाग होता है, बड़ी आंत से जुड़ा हुआ भाग होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि छोटी आंत का वह भाग कौन सा है जो बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है, तो वो भाग है भैया आपका इलियम। कोई प्रॉब्लम नहीं आता किसी को? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मैंने अभी आपको कुछ नहीं बताया, ये बताया है कि ये छोटी आंत जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा भाग होता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि इसकी लंबाई 6.5 मीटर होती है। तीसरा मैंने आपको ये बताया कि इसका व्यास 1 से लेकर के 1.5 इंच का होता है। और फिर मैंने आपको ये बताया है कि छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, एक डुडेनियम, जेजुनम और इलियम। डुडेनियम वाले भाग को हिंदी में अंतःग्रहणी कहा जाता है, तो ये पेट से जुड़ा हुआ भाग होता है। फिर बीच वाला भाग जेजुनम होता है और इलियम वाला भाग बड़ी आंत से जुड़ा हुआ भाग होता है। इतनी बात क्लियर है? इस छोटी आंत के डुडेनियम वाले भाग में बेटा भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। इसमें भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। कहने का मतलब भैया आपने सबसे पहले जब भोजन खाया तो मुंह में गया, मुंह में कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद में भोजन नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। भोजन नली के बाद में भोजन जाता है आपके पेट में, तो पेट में भी प्रोटीन का पाचन होता है, और पेट के बाद में भोजन जाता है आपके छोटी आंत में। तो छोटी आंत के जो डुडेनियम वाले भाग है इसमें यहाँ तक आते आते भैया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि भैया आपके भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। मैं आपको बता दूं भोजन के जो मुख्य घटक है उनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और सिर्फ वसा का ही पाचन होता है। उसके अलावा जो विटामिन है, खनिज है या फिर लवण है, इनका पाचन नहीं होता है भैया। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है।
इतनी बात क्लियर है। तो छोटी आंत के इस डुओडेनियम वाले भाग तक ही भैया भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। बाकी के बचे ये जो 2 भाग है, इसमें भोजन का यानी कि जो पचा हुआ भोजन है, जो पचा हुआ भोजन है, जो पचा हुआ भोजन है, उस पचा हुआ भोजन का क्या होता है भैया, अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, आगे समझ में। अब बात करते हैं भैया कि छोटी आंत में किस तरीके से भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है, और उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं कि पचा हुआ भोजन का किस तरीके से भैया छोटी आंत में अवशोषण होता है। यहां तक की बात क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज, मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर लीजिए। अगर आप में से कोई भी भाई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो रेलवे वाले बच्चों के लिए मैंने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट कर रखा है। शाम 7 बजे उसका टाइम रहता है। सोमवार से लेकर के शनिवार तक क्लास आती है, संडे का उसका ऑफ रहता है। अगर सोमवार से लेकर के शनिवार तक अगर किसी दिन ऑफ रह जाता है तो फिर भैया संडे को भी क्लास आती है। कहने का मतलब 7 दिन में से 6 दिन तो आपकी क्लास पक्की आती ही आती है, जिसमें मैं आपको आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन करवाता हूँ उसके नीचे आपके एग्जाम का नाम लिखा जाता है, डेट लिखी जाती है और शिफ्ट लिखी जाती है। इतना आपको याद रखना है। ह्यूमन डिसीज वाले चैप्टर के मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करवा चुका, विटामिन वाले चैप्टर के मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा चुका। अभी फिलहाल हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के कर रहे हैं, यानी कि पाचन तंत्र वाले चैप्टर के कर रहे हैं। उसमें भी लगभग 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मैं प्रत्येक चैप्टर में लगभग, जो अगर बड़ा चैप्टर है तो 150 क्वेश्चन के आसपास करवाता हूँ, छोटा क्वेश्चन है तो फिर भी 50, 60, 70 क्वेश्चन तो करवाता ही करवाता हूँ। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो भैया जाकर देख लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। और कुछ नहीं चाहिए भैया हमें। और सुबह 6 बजे हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में मैं बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ, जिसका आंसर हर रोज 1000, 2000, 1500 स्टूडेंट रोज देते हैं। आप भी दीजिए, ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए होते हैं, या इन क्वेश्चनों को पूछे जाने की संभावना आगे रहती है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनकी मुलाकात आपसे आपकी एग्जाम हॉल में डायरेक्ट होगी भैया। हर रोज 1000, 1500, 2000 स्टूडेंट देते हैं, आप भी दीजिए, आपका भी भला हो सके। इतनी बात क्लियर है? ओके, अब आगे चलते हैं। देखिए भैया, ये जो छोटी आंत का डुओडेनियम वाला भाग है, इसमें आपको क्या याद रखना है कि इससे शरीर के 2 अंग जुड़े हुए होते हैं। कौन कौन से अंग जुड़े हुए होते हैं? तो एक जुड़ा हुआ होता है लीवर। अब बेटा, जो लीवर है, जो होता है ना आपका यकृत, इस यकृत की जड़ आपके पूरे शरीर में जमी हुई है। इसलिए हम लीवर के बारे में सिर्फ इसी पाचन तंत्र वाले चैप्टर में नहीं पढ़ते, इसी छोटी आंत में नहीं पढ़ते। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे चैप्टर हैं जिसमें हम लीवर के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र में भी लीवर के बारे में डिटेल में पढ़ा जाता है। ब्लड वाले चैप्टर में भी इसका योगदान रहता है, लेकिन वहां पर इतना डिटेल में नहीं पढ़ा जाता, लेकिन फिर भी पढ़ा ही जाता है बेटा। उसके अलावा पेंक्रियाज के बारे में बात करें, जिसे आप अग्नाशय बोलते हो, इसके बारे में भी भैया इस पाचन तंत्र में पढ़ा जाता है, क्योंकि ये जो पेंक्रियाज और जो लीवर होता है, दोनों ही आपके छोटी आंत के डुओडेनियम वाले भाग से जुड़े हुए होते हैं, और दोनों के दोनों ही बेटा भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। हमें पढ़ना क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में किस तरीके से आपके भोजन में कौन कौन सहायक होता है, कौन कौन से एंजाइम सहायक होते हैं, कौन कौन से रस सहायक होते हैं। मैं आपको बता दूं, भोजन के पाचन में एंजाइम और जूस सहायक होते हैं, यानी कि एंजाइम के द्वारा और जूस के द्वारा ही भैया भोजन का पाचन संभव है। इतनी बात क्लियर है? तो लीवर का क्या योगदान रहता है भैया भोजन के पाचन में, और पेंक्रियाज का क्या योगदान रहता है भोजन के पाचन में, वो चीजें अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले मैं मिटा देता हूं, फिर आपको लीवर के बारे में पढ़ाता हूं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब हम बात करते हैं लीवर की, यानी कि लीवर किस तरीके से भोजन के पाचन में सहायक होता है। लीवर गाइज, अगर मैं आपको लीवर के बारे में पढ़ाऊं तो भाई 1 घंटा मैं आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन उसका यहाँ योगदान नहीं है। जिस चीज की जहां पर आवश्यकता होती है, अगर आप उसी चीज को वहीं पर ही करते हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा खिंच जाएगा, फिर आपको भी समझ में नहीं आएगा
और भैया पढ़ाने का महत्व भी नहीं निकलेगा, इसलिए उतना ही पढ़ो जितना काम है। लीवर को कहा जाता है यकृत या फिर जिगर कहा जाता है भैया। याद रखना, ये जो लीवर होता है, इस लीवर में एक जूस का निर्माण होता है, एक जूस का निर्माण होता है और उस जूस को कहा जाता है बाइल जूस। क्या कहा जाता है? बाइल जूस कहा जाता है, यानी कि पित्रस कहा जाता है। अब बेटा इस पित्रस से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे मैं रेलवे की बात करूं या फिर एसएससी की बात करूं या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको लिखवा देता हूं। सबसे पहले अगर बात की जाए कि बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है, तो भैया ध्यान से समझ लेना, इसका जो निर्माण होता है वो होता है भैया लीवर में। इसका निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। लेकिन ये स्टोर कहाँ होता है, ये जमा कहाँ होता है, तो भैया गोल ब्लैडर में होता है। कहाँ पे होता है? गोल ब्लैडर में होता है। यानी कि भैया ये जमा होता है पित्ताशय में। कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। लेकिन ये कार्य कहाँ करता है? ये जमा है भैया, तो जमा कहाँ होता है? ये गोल ब्लैडर में यानी कि पित्ताशय में। लेकिन ये कार्य कहाँ जा करके करता है? तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब क्या है? ये छोटी आंत में जाकर के काम करता है भैया। अब छोटी आंत में जाकर क्या काम करता है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, उनके बारे में आप देख लीजिए, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। याद रखना, ये बाइल जूस हमारे शरीर का एकमात्र ऐसा जूस है जिसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता। जिसमें एंजाइम नहीं पाया जाता भैया। इसमें क्या नहीं पाया जाता? एंजाइम नहीं पाया जाता भैया। तो ये लिख लीजिए, इसमें एंजाइम नहीं पाया जाता। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया इसका रंग कैसा होता है, तो रंग के बारे में पूछे तो इसका रंग होता है भैया हरा। अब हमारे शरीर में किसी भी चीज का कुछ भी रंग है, वो भैया किसके कारण होता है? वो होता है पिगमेंट के कारण, वो होता है वर्णक के कारण। जैसे कि हमारे ब्लड का रंग लाल होता है, वो हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। तो वैसे ही पित्रस का जो रंग होता है वो हरा रंग होता है, किसके वर्णक के कारण होता है? तो एक वर्णक है बेटा विलिवर्डिन। इस विलिवर्डिन वर्णक के कारण इसका रंग हरा होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान होता है भैया 7.5 से लेकर के 8.5। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? तो इसकी प्रकृति हो जाएगी भैया हल्की क्षारीय। हल्की क्षारीय क्यों होगी? क्योंकि आप सभी को पता है 7 से 14 की तरफ जाने पर क्षारीयता बढ़ती है। 7 से 14 की तरफ जाने पर क्षारीयता बढ़ती है और भैया 7 से 1 की तरफ जाने पर अम्लीयता बढ़ती है। तो 7 के आसपास के जो मान होंगे, जैसे कि 8 है, 9 है, 10 है, वो हल्का क्षारीय होगा। लेकिन 14 के आसपास के मान है, जैसे कि 14, 13, 12, वो भैया प्रबल क्षारीय होंगे। तो इसका जो पीएच मान है वो 7.5 से लेकर के 8.5 होगा। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? हल्की क्षारीय हो जाएगी। प्रतिदिन 24 घंटे इसका निर्माण होता रहता है। एक दिन में लगभग 700 से 800 ml पर डे इसका निर्माण होता है भैया हमारे शरीर में। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसका निर्माण कहाँ होता है, जमा कहाँ होता है, कार्य कहाँ, जमा कहाँ होता है, कार्य कहाँ जाकर के करता है, क्या इसमें एंजाइम पाया जाता है या नहीं पाया जाता, रंग कैसा होता है, किस वर्णक के कारण होता है जो भी रंग होता है, इसका पीएच मान कितना होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है और एक दिन में कितना इसका निर्माण होता है। अब इसके कार्य देखिए भैया। तो मैंने कहा कि ये पित्रस कार्य करता है छोटी आंत में, लेकिन काम क्या करता है? तो भैया ये इंपॉर्टेंट है, ये वसा के पाचन में सहायक होता है। ये वसा के पाचन में सहायक होता है। मैंने आपसे कहा है बेटा कि आपके शरीर में सिर्फ 3 चीजों का ही पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का। ये भोजन के मुख्य अवयव है और जब इनका पाचन हो जाता है तो ये समझ लीजिए कि आपके भोजन का पाचन हो चुका है। तो भैया ये ये वसा के पाचन में सहायक होता है। कौन? ये भैया बाइल जूस। इतनी बात क्लियर, क्योंकि इसमें एंजाइम नहीं पाए जाते और मैंने आपसे कहा है कि एंजाइम जो होते हैं वो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, लेकिन इस बाइल जूस में एंजाइम ही नहीं पाया जाता भैया कोई। जब इसमें एंजाइम ही नहीं पाया जाता तो भैया ये खुद स्वयं जो बाइल जूस होता है ये वसा के पाचन में सहायता करता है। लेकिन कैसे करता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है, वसा की जो बड़ी बड़ी गोलियां होती है, इन वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को ये जो बाइल जूस होता है ये इसका पहला कार्य है। वसा की जो बड़ी बड़ी गोलियां होती है उन्हें भैया ये जो बाइल जूस होता है, ये बाइल जूस छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देता है।
अब भैया पाचन क्या है, तो भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। मैंने कहा कि आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। तो देख लीजिए, ये वसा के बड़े बड़ी गोलियां हैं, इनको छोटी छोटी गोलियों में तोड़ा तो पाचन हुआ ना भैया। किसने किया, बाइल जूस ने किया। और ये वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ना है, वसा का पायसीकरण कहलाता है। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसका दूसरा कार्य क्या है भैया, तो इसका पीएच मान जो होता है वो 7.5 से लेकर के 8.5 होता है, यानी कि इसकी प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। तो ये भोजन को क्षारीयता प्रदान करता है। तो ये भैया भोजन को क्षारीयता प्रदान करता है, ये भोजन को क्षारीयता प्रदान करता है, क्षारीयता प्रदान करता है, ताकि भैया जो पेंक्रियाज से निकले हुए जो पेंक्रिएटिक जूस है, उस पेंक्रिएटिक जूस में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो भोजन का अच्छे से पाचन कर सके, यानी कि वो वसा के इन छोटी छोटी गोलियों को आगे जाकर भी तोड़ सके, उनका आगे जाकर भी पाचन हो सके। इसलिए भैया ये भोजन की जो प्रकृति होती है उसको क्षारीय कर देता है, यानी कि भोजन को क्षारीयता प्रदान करता है। तो भैया लीवर का आपका ये योगदान होता है भोजन के पाचन में। और यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ लीजिए भैया, आपको इतना अच्छा कंटेंट एक जगह पर नहीं मिलेगा। अगर समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं। देखिए भैया, मैंने आपसे कहा कि छोटी आंत के डुओडेनियम वाले भाग से दो ऑर्गन जुड़े हुए होते हैं। एक जुड़ा हुआ होता है लीवर और दूसरा जुड़ा हुआ होता है पेंक्रियाज यानी कि अग्नाशय। तो लीवर जो होता है वो किस तरीके से भोजन के पाचन में सहायता करता है, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब आपकी छोटी आंत के डुओडेनियम वाले भाग से जो पेंक्रियाज और जुड़ा हुआ होता है वो भी भैया किस तरीके से भोजन के पाचन में सहायक होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अब हम पढ़ने वाले हैं पेंक्रियाज के बारे में। गाइज, पेंक्रियाज के बारे में भी मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपको पढ़ाऊं तो कम से कम 1 घंटा इसके लिए भी मान लो भैया, एक क्या इसके लिए तो 2 घंटा ही कम है। बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है पर्सनल में पेंक्रियाज। लेकिन अभी हम पेंक्रियाज के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से भोजन के पाचन में सहायता करता है। पेंक्रियाज जो होता है इसे अग्नाशय बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया, अग्नाशय बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, इसे अग्नाशय बोला जाता है भैया। अग्नाशय कैसे लिखते हैं भाई हिंदी में, ऐसे लिखते हैं क्या, जो भी है भैया आप देख लेना। अब ये जो पेंक्रियाज होता है, इस पेंक्रियाज से पेंक्रिएटिक जूस निकलता है। कौन सा जूस निकलता है भैया, पेंक्रिएटिक जूस निकलता है। पेंक्रिएटिक जूस का मतलब होता है अग्नाशय रस निकलता है भैया, अग्नाशयी रस निकलता है। और ये जो अग्नाशय रस होता है, इस अग्नाशय रस में एंजाइम उपस्थित होते हैं। कौन कौन से एंजाइम उपस्थित होते हैं, एक होता है भैया एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम। दूसरा उपस्थित होता है भैया ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम। और तीसरा उपस्थित होता है भैया लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम। मैंने क्या कहा कि आपका पेंक्रियाज जो अग्नाशय होता है वो किस तरीके से भैया भोजन के पाचन में हेल्प करता है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। क्योंकि छोटे आंत के डुओडेनियम वाले भाग से ये पेंक्रियाज और लीवर जुड़ा हुआ होता है। लीवर कैसे योगदान करता है भैया भोजन के पाचन में, वो हमने पढ़ लिया। अब हम पेंक्रियाज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पेंक्रियाज से पेंक्रिएटिक जूस का निर्माण होता है, अग्नाशय रस का निर्माण होता है अग्नाशय से। और इस अग्नाशय रस में ये एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि एमाइलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और भैया लाइपेज एंजाइम। अब ये किस तरीके से काम करते हैं वो भी देख लीजिए। जो एमाइलेज एंजाइम होता है भैया, ये क्या करता है, देखिए आपने डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि भैया लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। एक पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम, जो भोजन के साथ आने वाले छोटे मोटे कीटाणुओं को और जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। दूसरा एंजाइम पाया जाता है भैया टाइलिन एमाइलेज एंजाइम या फिर स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम। ये जो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम होता है ये भैया कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है।
कार्बोहाइड्रेट को हम स्टार्च के फॉर्म में खाते हैं, ये स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है। स्टार्च को माल्टोज शुगर में बदलने का काम कौन करता है? माल्टोज शुगर में बदलने का काम करता है भैया टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। मैं लिख भी देता हूं नाम भैया, टाइलिन अमाइलेज एंजाइम। इसे ये सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम भी कहा जाता है। तो ये स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। लेकिन भैया कोई अगर छूट जाता है, कोई स्टार्च छूट जाता है जो पूर्ण रूप से माल्टोज में नहीं बदला है, तो ये जो एमाइलेज एंजाइम होता है ये 100% भैया इस स्टार्च को माल्टोज में बदलने में सहायक होता है। पहला एमाइलेज एंजाइम का कार्य आपको समझ में आ गया। मुंह में जो लार पाई जाती है उस लार में दो एंजाइम पाए जाते हैं, एक लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, दूसरा टाइलिन एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। तो लाइसोजाइम एंजाइम और टाइलिन एमाइलेज जो एंजाइम होते हैं दोनों का अलग अलग कार्य है। लाइसोजाइम एंजाइम भोजन के साथ आने वाले छोटे मोटे बैक्टीरियाओं को और जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। टाइलिन एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? इस स्टार्च को माल्टोज शुगर में कन्वर्ट करता है। स्टार्च क्या है? एक प्रकार की शर्करा है, पॉलीसेकेराइड। इतनी बात क्लियर है? जो आप कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हो, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या है? जैसे कि जितने भी फल है, जितनी भी मिठाइयाँ है, जितने भी जूस है, रोटी, ब्रेड, आलू, चावल, मक्का, इन सभी में अच्छी मात्रा में पाया जाता है कौन? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को जब आप खाते हो तो आपको स्टार्च के फॉर्म में खाते हो और इस स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है टाइलिन एमाइलेज एंजाइम या सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। अगर कोई मान लीजिए छूट गया भैया स्टार्च जो माल्टोज में पूर्ण रूप से परिवर्तन नहीं हुआ है, तो मुंह के बाद में भोजन जाता है आपके भोजन नली में, भोजन नली के बाद में भोजन जाता है पेट में, और पेट के बाद में जब भोजन छोटी आंत के डुओडेनियम वाले भाग में पहुंचता है तो भैया इस डुओडेनियम वाले भाग से कौन जुड़ा होता है? पेंक्रियाज जुड़ा होता है। पेंक्रियाज पेंक्रियाटिक जूस का निर्माण करता है। इस पेंक्रियाटिक जूस में एमाइलेज एंजाइम होता है। ये जो एमाइलेज एंजाइम होता है ये 100% स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। अब आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ओके, अब ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य देखिए भैया। इसलिए कहता हूं कि अगर आपने पाचन तंत्र वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाकर देख लीजिए। ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। किसके पाचन में सहायक होता है? ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। गाइज, अगर आप दूध, अंडा, मशरूम, सोयाबीन इन सभी का सेवन करते हो तो इन सबसे आपको प्राप्त होती है प्रोटीन। और प्रोटीन को पेट में पाए जाने वाला जो पेप्सिन एंजाइम होता है, पेट में पाए जाने वाला, ये पेट में पाया जाता है भैया ये पेप्सिन एंजाइम। तो पेट में पाए जाने वाला जो पेप्सिन एंजाइम होता है ये इस प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है, पेप्टोन्स या फिर पेप्टाइड में तोड़ता है, पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में तोड़ता है। और पेट में प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है, सिर्फ प्रोटीन जो होता है वो पेप्टोन्स या पेप्टाइड में टूटता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पेट में किसका पाचन होता है तो प्रोटीन का होता है, लेकिन भैया पूर्ण रूप से नहीं होता, क्योंकि जो पेप्सिन एंजाइम होता है जो पेट में पाया जाता है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स या पेप्टाइड में तोड़ता है। उसके बाद में पेट के बाद में भोजन कहाँ जाता है? आपकी छोटी आंत में जाता है। और छोटी आंत के डुओडेनियम वाले भाग से कौन जुड़ा हुआ होता है? पेंक्रियाज और लीवर। लीवर जो होता है वो वसा के पाचन में सहायक होता है। जो पेंक्रियाज होता है इससे पेंक्रियाटिक जूस निकलता है और इस पेंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो भैया ये जो छोटी आंत में पाए जाने वाला ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है, ये ट्रिप्सिन एंजाइम इस पेप्टोन से पेप्टाइड को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो एमिनो एसिड होता है ये प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। ये प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है भैया। इसके बाद में इसका पाचन नहीं होता है, इसका एब्जॉर्प्शन होता है और इससे ऊर्जा का निर्माण कर लिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है भैया ये भैया प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है कि ट्रिप्सिन एंजाइम क्या काम करता है, अगर आपने ध्यान से सुना है तो। अगर भैया आपने जरा सा भी इधर उधर ज्ञान लगाया ना तो आपके दिमाग के ऊपर होकर निकलेगी ये सारी की सारी ही बातें, क्योंकि ये जो मैं चीज़ सिखा रहा हूँ ना ये बहुत टेढ़ी है, लेकिन मैं आपको एक साथ इसलिए सिखा रहा हूँ जैसे बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से कर रखा होता है,
पाचन तंत्र वाला चैप्टर अच्छे से कर रखा है होता है उनका भैया अच्छे से रिवीजन हो जाए। और जो कोई सीखना चाहता है तो मैं आसान भाषा में आपको बिल्कुल एक एक चीज स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, तो आप भी पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो जिन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम कर रखा है उनके लिए ही है। हाँ, लेकिन हल्की फुल्की जानकारी आपको इस चीज को पढ़ने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में होना जरूरी है। इतनी बात क्लियर है। अब नंबर 3 पर बात करते हैं लाइपेज एंजाइम की। तो लाइपेज जो एंजाइम होता है ये वसा के पाचन में सहायक होता है। ये वसा के पाचन में सहायक होता है। यहाँ पर प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन हो चुका है। देख लीजिए, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई आ गई है एमिनो एसिड, और हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा इन तीनों का पूर्ण रूप से पाचन करना है, जो मैं आपको करके बता दूंगा। मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि भैया वसा प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन हो चुका है। अब देखिए लाइपेज एंजाइम का कार्य क्या है कि वसा के पूर्ण रूप से पाचन में सहायक होता है। कौन? ये लाइपेज एंजाइम। देखिए, अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था लीवर के बारे में। लीवर क्या करता है भैया? वसा की जो बड़ी बड़ी गोलियां होती है, इन वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को लीवर में जो बाइल जूस का निर्माण होता है, जो पित्रस का निर्माण होता है लीवर में, तो ये बाइल जूस इस वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने में सहायक होता है। इन छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देगा भैया इस वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को, और इसे ही वसा का पाइसीकरण कहा जाता है। अब ये वसा की छोटी छोटी जो गोलियां होती है, इन्हें जो लाइपेज एंजाइम होता है, जो भैया पेंक्रेटिक जूस में पाया जाता है, ये लाइपेज एंजाइम, ये क्या करता है भैया? वसीय अम्ल वह ग्लिसरोल में तोड़ देता है भैया, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरोल में तोड़ देता है। मैं आपको बता दूं, ये जो वसीय अम्ल होता है ये वसा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके बाद में वसा का पाचन नहीं होता, इसके बाद में वसा का एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, और अवशोषण होकर के भैया इससे एनर्जी का निर्माण कर लिया जाता है। इतनी बात क्लियर है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी भैया वसा का पूर्ण रूप से पाचन हो चुका है। तो प्रोटीन का पाचन हो गया पूर्ण रूप से, वसा का पूर्ण रूप से पाचन हो गया। अब सिर्फ हमारा बचा है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का अभी तक भी पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई होती है ग्लूकोज। अभी तक तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च के फॉर्म में हमने खाया, और उसको टाइलिन एमाइलेज एंजाइम ने माल्टोज शुगर में कन्वर्ट किया। उसके अलावा ये एमाइलेज ने बेटा जो बच गया स्टार्च, उस स्टार्च को 100% बेटा माल्टोज शुगर में बदल दिया। यानी कि अब तक आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो माल्टोज शुगर में पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका है। लेकिन अभी भी बेटा पूर्ण रूप से किसका पाचन नहीं हुआ है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हुआ है। तो आइए कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन करते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस स्लाइड में आपको बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं भैया, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे एग्जाम पूछूं कि भैया प्रोटीन को पेप्टोन से पेप्टाइड में कौन बदलता है, तो पेप्सिन एंजाइम बदलता है। जो पेप्टोन से पेप्टाइड होता है उसके अमीनो एसिड में कौन बदलता है, तो भैया ट्रिप्सिन एंजाइम बदलता है। ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो भैया पेंक्रेटिक जूस में पाया जाता है, जो कि छोटी आंत के डोनियम वाले भाग से जुड़ा हुआ होता है। ये पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो आपके पेट में पाया जाता है। पेट में किसका पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन होता है। मुंह में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। मैं कह रहा हूं ना बेटा, यहाँ से एक एक लाइन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यकीन मानो मेरा। एक बार इनको अच्छे से पढ़ लो, और भैया उसके बाद में कोई पुराना पेपर उठा कर देखना, और जब कहना आप कि भैया वास्तविकता में ही आपने जो बताया है वो सही बताया है। जैसे हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या समझ में आया आपको? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। ले लिया, मिटा देता हूं। अब देखिए भैया, अब तक जो है वो प्रोटीन का और वसा का पूर्ण रूप से पाचन हो चुका है। अब कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ, तो भैया अब हमें कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया आपने जो बताया है, आपने तो बताया था कि छोटी आंत के डुओडेनियम वाले भाग में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, और भोजन के जो मुख्य घटक है जिनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और सिर्फ वसा का ही पाचन होता है। तो यहाँ तो सिर्फ प्रोटीन और वसा का ही पाचन हुआ है, और भैया हमने सब कुछ पढ़ लिया है। तो फिर भैया अब तो भोजन छोटी आंत के जजुनम वाले भाग में जाएगा, जहां पर भोजन का अवशोषण होगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का तो पाचन हुआ ही नहीं है। तो कैसे काम होगा? अभी बेटा कुछ बाकी है, आइए उनके बारे में समझते हैं। वो क्या बाकी है और किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है भैया। अब छोटी आंत भी तो कुछ काम करेगी भाई। छोटी आंत से जो जुड़ने वाले जो अंग है बेटा, जैसे कि लीवर और पेंक्रियाज, उन्होंने प्रोटीन और वसा का पूर्ण रूप से पाचन कर दिया, लेकिन अभी तक तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होना बाकी है। तो देखिए, ये जो छोटी आंत होती है ये स्वयं बेटा इंटेस्टाइनल जूस का निर्माण करती है।
इंटेस्टाइनल जूस का निर्माण करती है, यानी कि आंतीय रस का निर्माण करती है भैया। अब ये जो आंतीय रस होता है, इस आंतीय रस में भी एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो भैया 3 एंजाइम पाए जाते हैं। एक पाया जाता है भैया माल्टेज एंजाइम, नाम ध्यान से समझना भैया। एक पाया जाता है माल्टेज एंजाइम, दूसरा पाया जाता है भैया लेक्टेज एंजाइम, और तीसरा पाया जाता है भैया सुक्रेज एंजाइम। अब ये तीनों के तीनों ही एंजाइम भैया कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होते हैं तीनों के तीनों ही एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है? आप जितने भी फल खाते हो वो सभी कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत है। जितना भी आप जूस पीते हो वो सभी कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत है। जितनी भी आप मिठाइयाँ खाते हो वो सभी कार्बोहाइड्रेट की अच्छी स्रोत है। उसके अलावा भैया जैसे कि आपने गुड़ खाया, चीनी खाई, मूंगफली खाई, गुड़ चीनी मूंगफली, बादाम, गन्ना, शहद, ब्रेड, रोटी, चावल, आलू, ये सभी बेटा कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत होते हैं। जिन्हें हम अलग अलग अवस्था में खाते हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि भैया स्टार्च जो है वो माल्टोज तक तो आ गया है। भाई जो स्टार्च है ये स्टार्च माल्टोज शुगर तक तो परिवर्तित हो चुका है। किसने कन्वर्ट किया? तो टाइलिन जो एमाइलेज एंजाइम है, इस टाइलिन एमाइलेज एंजाइम ने, और ये टाइलिन एमाइलेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो आपकी लार में पाया जाता है। तो इसने भैया माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर दिया स्टार्च को, और रहता पता जो बचा है वो एमाइलेज एंजाइम ने भैया, जो कि पैंक्रियाटिक जूस से निकल रहा था, उसने स्टार्च को 100% माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तक हम पढ़ चुके। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए भैया। यहाँ तक तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखिए भैया ये जो माल्टेज एंजाइम है, ये माल्टेज एंजाइम क्या करता है? इस माल्टोज शुगर को ये भैया माल्टेज एंजाइम जो होता है ये बदल देता है भैया ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदल देता है। ग्लूकोज जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई होती है भैया। इसके बाद में इसका पाचन नहीं होता है, इसका एब्जॉर्प्शन होता है, और एब्जॉर्प्शन होकर के अब किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है, किस तरीके से अवशोषण होता है, उसके बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी ही क्लास में। लेकिन भैया इसके बाद में इसका अवशोषण होता है, और अवशोषण होकर के ब्लड की सहायता से इस बचे हुए भोजन को आपकी कोशिकाओं के पास ले जाया जाता है, और कोशिकाओं में इसे तोड़ करके ऊर्जा का निर्माण कर लिया जाता है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में बनती है भैया, जिससे हमारे सेल टिश्यू ऑर्गन्स काम में लेते हैं और हमारे शरीर में काम करने की क्षमता आ जाती है भैया उस ऊर्जा से। तो यहाँ पर भैया कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन हो चुका है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट एनर्जी प्राप्त करनी है और इतना सारा झंझट नहीं करना है, तो अगर आपको माल्टोज लेनी हो, डायरेक्ट माल्टोज शुगर, तो माल्टोज शुगर जो होती है वो भैया बादाम और मूंगफली में, बादाम और जो मूंगफली होती है, अगर आप इनका बादाम और मूंगफली खाते हो तो भैया डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगी? माल्टोज शुगर मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? माल्टोज शुगर मिल जाएगी। और इस माल्टोज शुगर को माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देता है। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब लेक्टेज एंजाइम क्या करता है भैया? लेक्टेज एंजाइम दूध में बेटा एक शर्करा पाई जाती है, लेक्टोज शुगर पाई जाती है। और इस लेक्टोज शुगर को ये जो लेक्टेज एंजाइम होता है ये तोड़ देता है भैया ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। और ये ग्लूकोज जो गैलेक्टोज दोनों होती है भैया, ये ग्लूकोज होता है कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई, ये दोनों ही मोनोसेकेराइड है। मैंने आपको पढ़ाया भी है, कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया तो वहां जाकर पढ़ लेना भैया। दोनों ही मोनोसेकेराइड की इकाइयां है भैया, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो कुछ इस तरीके से लेक्टेज एंजाइम भैया कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, क्योंकि दूध में पाई जाने वाला जो लेक्टोज शुगर होती है उसके पाचन में सहायक होता है ये लेक्टेज एंजाइम, जो इसे ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देता है। सबसे छोटी इकाई आ गई कार्बोहाइड्रेट की। अब इसका अवशोषण होता है और फिर इसे एनर्जी का निर्माण कर लिया जाता है। ठीक उसी तरीके से सुक्रेज एंजाइम की बात करें तो गुड़, चीनी, शहद,
गुड़, चीनी, शहद, इसमें सुक्रोज शुगर पाई जाती है, सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा पाई जाती है? सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। मैं कहाँ बताऊं यार आपको, कहीं जगह ही नहीं है। एक काम करो, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? ओके भैया, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया? ओके। अब देखिए भैया, अगर आप गुड़, चीनी, शहद अगर खाते हो तो इससे आपको प्राप्त होती है सुक्रोज शुगर। और इस सुक्रेज शुगर को ये जो सुक्रेज एंजाइम होता है, ये जो सुक्रेज एंजाइम होता है, ये सुक्रेज एंजाइम किस में तोड़ता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ता है भैया, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ता है। ये दोनों भी बेटा क्या है? मोनोसेक्राइड की इकाइयां है। ये ग्लूकोज आ गया, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है, फिर इसका अवशोषण होता है और भी ऐसा एनर्जी का निर्माण कर लिया जाता है। तो मैंने आपको गुड़, चीनी, शहद, बादाम, मूंगफली, है कि नहीं है, आलू, चावल, मक्का, रोटी, ब्रेड, मिठाइयाँ, फल, फ्रूट्स, जूस, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत है। तो देखा आपने, ये तीनों के तीनों ही एंजाइम, माल्टेज एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम और भैया ये जो सुक्रेज एंजाइम है, ये तीनों के तीनों ही भोजन के पाचन में सहायक हो रहे थे। ये तीनों के तीनों ही कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक थे। इन तीनों ने भैया कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया है। जैसे कि माल्टेज एंजाइम ने किसका पाचन किया? माल्टेज जो शुगर होती है, उस माल्टोज शुगर को इस माल्टेज एंजाइम ने ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ा। जो माल्टोज शुगर आपको बादाम और मूंगफली से भी प्राप्त होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, या आप कुछ भी खा लीजिए, माल्टोज शुगर में परिवर्तन होगा ही होगा आपका, ये कार्बोहाइड्रेट। लैक्टेज एंजाइम की बात करें तो दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज जो शुगर थी उसके पाचन में सहायक था भैया, कौन? ये लैक्टेज एंजाइम। सुक्रोज एंजाइम, सुक्रोज शर्करा जो कि आपको गुड़, चीनी से आदि से प्राप्त होती है, तो भैया उसको भैया ये सुक्रेज एंजाइम ने उसका पाचन किया सुक्रोज शर्करा का। तो यहां पर देख सकते हो आप, कार्बोहाइड्रेट का भी पूर्ण रूप से पाचन हो चुका है, प्रोटीन का भी पूर्ण रूप से पाचन हो चुका है, वसा का भी पूर्ण रूप से पाचन हो चुका है। अब बात करते हैं कि भैया जेजुनम वाला भाग और इलियम वाला भाग भोजन के पाचन में किस तरीके से, सॉरी भोजन के पाचन में नहीं, भोजन का पाचन तो छोटे आंत के डुडेनियम वाले भाग तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं कि भैया इस पचे हुए भोजन का किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है, किस तरीके से अवशोषण होता है। तो आइए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देता हूं और आगे बढ़ते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया आगे चलते हैं। अब मैं आपको फिर दोबारा बताता हूं। तो छोटी आंत है, उसके 3 भाग होते हैं। पहला डुडेनम, डुडेनम, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। ये डुडेनम वाले भाग से 2 ऑर्गन जुड़े हुए थे, एक लीवर और एक पेंक्रियाज। दोनों ही भोजन के पाचन में सहायक थे। आपने देखा कि पेंक्रियाज और ये लीवर किस तरीके से भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। मैंने कहा कि छोटे आंत के डुडेनियम वाले भाग तक भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो चुका होता है। भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है और इन दोनों में भैया अवशोषण होता है भोजन का। क्या होता है? अवशोषण। तो भैया ये जो छोटी आंत का बीच वाला भाग है, छोटी आंत का जो बीच वाला भाग है, इस जेजुनम में हल्का फुल्का पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन इस इलियम वाले भाग के बारे में ज्यादा पढ़ना है। पहली बात तो यह है कि ये छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। ये छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। तो आइए हम आपको इलियम के बारे में पढ़ाते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि डुडेनियम वाले भाग में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है और इस पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है वो जेजुनम और इलियम में होता है। ज्यादा इलियम में होता है, तो इलियम के बारे में पढ़ते हैं। जेजुनम के बारे में आपको इतना याद रखना नहीं है, बस इतना याद रखना है कि छोटी आंत का बीच वाला भाग होता है। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, मैं मिटा देता हूं और अब मैं आपको इलियम के बारे में पढ़ाता हूं। जैसे ही हम इलियम के बारे में पढ़ते हैं तो भैया फिर आपके बारे में कहने का मतलब ये छोटी आंत वाला जो टॉपिक है ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से समझना बेटा, इंपॉर्टेंट है इलियम वाला, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। देखो इलियम, इलियम, इस इलियम वाले भाग में क्या होता है, एक अंगुली नुमा संरचना होती है।
इस तरीके से एक अंगुली नुमा संरचना होती है और इस संरचना को कहा जाता है विली कह दीजिए या फिर आप विलाई कह दीजिए, बात एक ही है। और इसे अंकुर भी कहा जाता है। और इस संरचना में क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्टेड जो फूड है यानी कि जो पचा हुआ भोजन है, जो पचा हुआ भोजन है, इस पचा हुआ भोजन का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण होता है। और जो पचा हुआ भोजन है जिसका अवशोषण हुआ है वो ब्लड की सहायता से बेटा हमारे सेल में टिश्यू के पास चला जाता है, हमारी कोशिकाओं के पास चला जाता है। और कोशिकाओं में भैया इस पचे हुए भोजन को तोड़ करके ऊर्जा का निर्माण कर लिया जाता है। और हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है उसे एटीपी कहा जाता है। तो इस पचे हुए भोजन का अवशोषण हुआ। अवशोषित तो ये जो भोजन है बेटा, ये पचा हुआ जो भोजन है जिसका अवशोषण हुआ है, ये ब्लड की सहायता से कोशिकाओं के पास पहुंचता है और कोशिकाओं में से तोड़ करके ऊर्जा का निर्माण कर लिया जाता है। ये सारी प्रक्रिया असिमिलेशन कहलाती है। असिमिलेशन कहलाती है यानी कि स्वांगीकरण कहलाता है भैया ये सारी प्रोसेस। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि असिमिलेशन के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि एक्चुअली में असिमिलेशन स्वांगीकरण है क्या। तो भैया जो पचा हुआ भोजन है जिसका अवशोषण हुआ है वो ब्लड की सहायता से आपकी कोशिकाओं के पास पहुंचता है और कोशिकाओं में से तोड़ करके ऊर्जा का निर्माण कर लिया जाता है। ये सारी प्रक्रिया ही असिमिलेशन या स्वांगीकरण कहलाती है। इतनी बात क्लियर है। अब इस संरचना से आपको क्या क्या याद रखना है, तो पहली बात तो यह है कि ये अंगुली नुमा संरचना होती है। जिस तरीके से अंगुली दिखाई देती है तो पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है कि यह भैया अंगुली नुमा संरचना होती है। यह अंगुली नुमा संरचना होती है। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि भैया इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये इस तरीके से बनी हुई होती है ताकि अधिक से अधिक पचे हुए भोजन का एब्जॉर्प्शन किया जा सके। इसलिए भैया इसकी जो संरचना है वो कुछ इस तरीके से, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बहुत अधिक होता है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर भोजन का क्या हो जाता है, यहाँ पर भोजन का हो जाता है भैया पाचन। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आप देख सकते हो ऊपर भी है नीचे की ओर बहुत ज्यादा है। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो अधिक होता है। क्यों होता है, ताकि ये अधिक से अधिक पचे हुए भोजन का एब्जॉर्प्शन कर सके, अवशोषण कर सके। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है। तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इसमें छोटे छोटे मुहिम छिद्र पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं भैया, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। छोटे छोटे मुहिम छिद्र पाए जाते हैं। मुहिम छिद्र पाए जाते हैं ताकि उन छिद्रों की सहायता से ये जो डाइजेस्टेड फूड है, ये जो पचा हुआ भोजन है, उसका आप अच्छे से अवशोषण कर सके। और अवशोषण होने के बाद में बेटा ये ब्लड की सहायता से ये जो भोजन है पचा हुआ ये आपकी कोशिकाओं तक जाता है और कोशिकाओं में जाकर के इससे ऊर्जा का निर्माण कर लिया जाता है। कोशिकाओं में जब भोजन पहुंचता है वो भैया ग्लूकोज के रूप में पहुंचता है, जिसे आप ब्लड शुगर भी कहते हो, ब्लड शर्करा भी कहते हो। तो फिर इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है भैया। और हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है और एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये क्वेश्चन भी आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो भैया यहाँ पर हो जाता है हमारा ये छोटी आंत वाला टॉपिक कंप्लीट। फिर उसके बाद में भैया ये जो बचा हुआ जो भोजन है, क्योंकि भैया बचा हुआ भोजन का अवशोषण तो हो ही गया छोटी आंत के इलियम वाले भाग में। भाई पचे हुए भोजन का अवशोषण तो हो ही गया है छोटी आंत के इलियम वाले भाग में। अब जो बचा हुआ भोजन है वो जाता है बड़ी आंत में और बड़ी आंत में बेटा भोजन में से क्या होता है, पानी का अवशोषण होता है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बड़ी आंत के बारे में पढ़ाएंगे जिसमें भैया किस तरीके से इस भोजन से, इस बचे हुए भोजन से पानी का अवशोषण होता है उसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे, बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और राम राम।